JIQ Medical Center, a health project of Jamaat Islahicom. मेरा नाम नकमाना अरशद है। मैं JIQ हॉस्पिटल में एज ए वैक्सीनेटर वर्क कर रही हूँ पिछले 1 साल से। मैं JPMC से वैक्सीनेटेड हूँ। हम लोग यहाँ पर बच्चों की वैक्सीनेशंस करते हैं। बाय बर्थ से लेकर 5 ईयर्स तक की तमाम वैक्सीनेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट के अंदर हमारी 6 to 7 वैक्सीन अब फ्री हो चुकी हैं। रिसेंटली टाइफाइड और पोलियो की सेकेंड डोज भी बच्चों में फ्री हो चुकी है। आप बच्चों को लेकर आइए हमारे पास 0 डोज से लेकर 2 ईयर्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल लेवल तक की तमाम वैक्सीनेशंस होती हैं जो पेरेंट्स को बाय करनी होती हैं। हम आपको एडवाइस करेंगे और आप लेकर आएंगे और आकर अपने बच्चों की वैक्सीनेशंस करवाएंगे। आपके जहन में इस वैक्सीन के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि इससे आपके बेबी को कोई पेन तो नहीं होगा, कोई फीवर तो नहीं होगा, कोई स्वेलिंग तो नहीं होगी, इनकेस एनी अदर्स रिएक्शन तो नहीं होगा। देन मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि इस वैक्सीनेशन से हल्का फुल्का सा फीवर होगा, आपके बच्चे को गुठली बन सकती है, उसके लिए आपने आइसिंग करनी है। हल्के फुल्के फीवर के लिए हम पैराडोल देते हैं बच्चों को। सुबह दोपहर शाम आपने 1 स्पून देना है, आइसिंग करनी है। इसके अलावा आपके बच्चे को इस वैक्सीनेशन का और कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बच्चा आपका 1 साल का हो जाए देन आप मेरे पास दोबारा विजिट करेंगे। वैक्सीन में आपको एडवाइस कर चुकी हूँ, आते हुए आप लेकर आएंगे। थैंक यू। JIQ अस्पताल में जदीद आलात से मुज़य्यन मुकम्मल शोबे अमराज़े चश्म का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें माहिर अमराज़े चश्म अपनी खिदमात अंजाम देंगी। डॉक्टर उज़्मा नाज बरोज़ पीर मंगल बुध दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी खिदमात अंजाम देंगी। डॉक्टर सालिहा नाज बरोज़ जुमेरात जुम्मा हफ्ता शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक अपनी खिदमात अंजाम देंगी। 20 मार्च 2022 बरोज़ एतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आँखों का मुफ्त मुआयना किया गया और साथ ही आँखों में डालने के लिए अद्वियात भी मुफ्त तकसीम की गई। जमात इस्लाह कौम के काबिल एहतराम बुजुर्गों ने अपना कीमती वक्त देकर JIQ मेडिकल सेंटर की रौनक में 4 चांद लगा दिए। JIQ मेडिकल सेंटर में आँखों से मुताल्लिक जो सहूलियात पेश की जा रही हैं वो मंदरजा झेल हैं, जिसमें चश्मे का नंबर बजरिया कंप्यूटर, सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन बजरिया फेको, बगैर टीका और बगैर टांके के काले पानी का इलाज, आँख के पर्दे की तमाम बीमारियां जैसे पर्दे का गिर जाना, आँख में सोजिश का इलाज, ज़ियाबती से आँख में होने वाली जुमला अमराज का इलाज इंजेक्शन या सर्जरी से किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हफीज़ है। मैं JIQ मेडिकल सेंटर में एज आ RMO काम कर रहा हूँ। आजकल विंटर का सीज़न है, सर्दियों का मौसम है। जैसा कि विंटर के सीज़न में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, खुश्क मौसम होता है और उसमें आजकल जो हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर नज़ला, ज़ुकाम, हलक, गला ख़राब हो जाना, खुश्क खांसी या बाज़-औक़ात बलगम वाली खांसी, सीना ख़राब हो जाना, उनमें सबसे पहले हम एहतियाती तदबीर ये कर सकते हैं कि जो घर में नॉर्मली हम करते हैं वो है पंखा चला के सो जाना या नहा के आके फ़ौरी तौर पे सो जाना और पंखे के नीचे सो जाना, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नज़ला, ज़ुकाम, सीना ख़राब की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि ठंडे पानी को हम रोकें, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो हम इस्तेमाल करें, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी ये चीज़ें ना खाएं, इसकी वजह से भी गला ख़राब होता है, सीना ख़राब होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए YouTube चैनल हमारा आप सब्सक्राइब करें, Facebook पेज लाइक करें ताकि आने वाले वक्तों में मज़ीद इस तरह की डिज़ीज़ के बारे में एहतियाती तदबीर हम बता सकें आप। मेरा नाम डॉक्टर सालिहा नाज है। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 12 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। डॉ मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद मैंने आई में स्पेशलाइजेशन किया है। पर्दा बसारत से रिलेटेड तमाम बीमारियाँ और उनके ऑपरेशन मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे पर्दे का गिर जाना या शुगर की वजह से पर्दे का मुतासर हो जाना। JIQ मेडिकल सेंटर में आई से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग,
लेज़र या फेको के ज़रिए सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन, काले पानी का ऑपरेशन, आँखों के इंजेक्शंस वगैरह। यूजुअली लोग आँखों की बीमारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मर्ज़ लाइलाज हो जाता है। तो मेरा मैसेज ये है कि साल में कम से कम एक मरतबा अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर करवाइए, स्पेशली अगर आप ग्लासेस या चश्मे इस्तेमाल करते हैं या शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। JIQ मेडिकल सेंटर में आई डिपार्टमेंट रिसेंटली रीस्टैब्लिश कर दिया गया है। आप अपनी आँखों के मुआयने के लिए थर्सडे टू सैटरडे 7 to 9 PM तशरीफ़ ला सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वैक्सीनेटर नाकमाना अरशद है। मैं JIQ हॉस्पिटल में एज ए वैक्सीनेटर वर्क कर रही हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि हम किस कंडीशन में बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं जो ये सवाल लेकर आते हैं। आज मैं आपको इसका तफसीली जवाब बताऊंगी ताकि आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो। हम JIQ हॉस्पिटल की तरफ से इस पैगाम को शेयर कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस पैगाम को कंटिन्यू शेयर कीजिएगा। एक्चुअली जब हमारे बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, जब बच्चों का वजन कम होता है, हम उस सूरत में वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं। कोई भी किस्म की एंटीबायोटिक चल रही हो, बच्चों को लूज मोशन हो रहे हो, बच्चों को नमूनिया हो, इन कंडीशंस में वैक्सीन बिल्कुल नहीं दी जाती है। इसके अलावा कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, बच्चा लिवर फेलियर में जा रहा हो या किसी बच्चे को कैंसर की बीमारी हो या किसी बच्चे का ब्लड ट्रांसप्लांट हो रहा हो, उस कंडीशन में हम वैक्सीनेशन नहीं देते हैं, क्योंकि इन तमाम कंडीशंस में अगर हम वैक्सीनेशन देते हैं तो उनके रिएक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं और वो इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो आपको पता चला कि किन किन हालात में बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं होती है। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग अगर कहीं पे भी बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास, किसी गवर्नमेंट वैक्सीनेटर के पास, अगर वो इस कंडीशन में आपके बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए असिस्ट करते हैं कि आपको वैक्सीनेशन करनी चाहिए, तो इसका मतलब है उनको वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। आपको चाहिए आप अपने बच्चे की जान की हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने आसपास अवेयरनेस दीजिए इस चीज की, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पड़ोसियों के बच्चे भी इन चीजों से महफूज हो सकें। किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास स्पेशली जब हम जाते हैं तो वो हमें मोटिवेट करते हैं कि आप आए हुए हैं, आप वैक्सीनेशन करवा कर जाएं। इवन हमारे पास बेबीज को चेस्ट इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, उसमें वो हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो वो वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे बच्चे एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। एंटीबायोटिक लेने की वजह से हमारी इम्यूनिटी, जो इम्यूनाइजेशन का सिस्टम होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन जर्म्स है जो हम आपके बच्चे के जिस्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। एंटीबायोटिक जरासीम को किल करता है, तो इस कंडीशन में वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, किसी भी प्राइवेट डॉक्टर या किसी भी वैक्सीनेटर के पास जाते हुए इन चीजों की केयर लाजमी कीजिए कि आपके बच्चे को मोशन होना, नमूनिया होना, फीवर होना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपके बच्चा ज्यादा बीमार है, तो आप उस कंडीशन में वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उज़मा नाज है। मैं एक आई सर्जन हूँ और पिछले 10 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। डाउ मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद मैंने इस शोबे में स्पेशलाइजेशन करी और उसके बाद आँखों की सूजिश और पर्दे के अमराज की फर्दर ट्रेनिंग मैंने अमेरिका से हासिल करी है। यूवियाइटिस स्पेशलिस्ट यानी आँखों की सूजिश के जो माहिर हैं वो कराची में बहुत कम है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर जल्द तशख़ीस और इलाज शुरू ना किया जाए तो मरीज़ अंधेपन का शिकार हो जाता है। JIQ मेडिकल सेंटर का आई डिपार्टमेंट रिलेटिवली न्यू बट वेल इक्विप्ड है, जहाँ पे जदीद मशीनरी के ज़रिए आँखों का मुआयना और ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या सफ़ेद मोतिये का लेज़र या फेको के ज़रिए ऑपरेशन। इसके अलावा काला पानी, भैंगापन, बच्चों की आँखों के अमराज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। JIQ मेडिकल सेंटर में मेरी टाइमिंग्स मंडे से वेडनेसडे 3 बजे से 5 बजे तक है। अगर आप आँखों का तसल्ली बख्श मुआयना चाहते हैं तो इन टाइमिंग्स में मुझे आकर दिखा सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पेज को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आफाक शेख है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, प्लस मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बकाया मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर जो ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं कमर के दर्द के साथ आते हैं। अच्छा, कमर के दर्द के बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है जितना वो समझते हैं कि जो है बहुत हल्का सा दर्द हुआ, चलो जी गोली खा ली या मैंने सिकाई कर ली तो मेरा दर्द ठीक हो गया। देखें, कमर के दर्द के अंदर कभी भी दर्द जो है दर्द इलाज नहीं है, दर्द
की कॉज जो होती है उसको ख़त्म करने का मकसद होता है। यहाँ पर लोगों को दरअसल अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि उनकी जो बॉडी है उनको किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए। वो अपने पोस्चर को बिल्कुल मतलब इग्नोर कर रहे होते हैं, उनके बारे में उसको अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर कंप्लेन ये लेकर के आते हैं कि मुझे कमर में दर्द हुआ, और कमर के दर्द फिर वो मेडिसिन पेन किलर ले लेके अपने दर्द को सबसाइड करते रहते हैं, लेकिन जो उनके कमर में पैथोलॉजी डेवलप हो रही होती है वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा, वक्ती तौर पे दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन चूंकि हम मसल्स में स्ट्रेस होने की वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेज़म डेवलप हो जाता है। स्पेज़म डेवलप होने के साथ साथ जब उसके पट्टे टाइट होते हैं तो वहाँ पर फिर उसका जो दबाव है वो मोहरों के बीच में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रगें दबना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जब रगें दबती हैं तो फिर पेशेंट थोड़ा सा फील करता है कि अब मेरा जो दर्द है वो दोनों टांगों के नीचे तक जा रहा है। अच्छा, ये होते हैं हमारे पास रेड साइन। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि या तो मैं आपको सबसे पहले ये अवेयरनेस दूं कि जी पोस्चर में आपने किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से चलना है। ज़्यादातर जो लोग अमूमन मेरे पास जो आते हैं वो एक कंडीशन ऐसी होती है कि बेड से जब सो के उठते हैं तो वो सीधे ही उठ के बैठ जाते हैं, जबकि ये एक चीज़ गलत है। हमेशा मैं सबको ये बात बताना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी जब आप सो के उठें तो साइड करवट लेके फिर उसके बाद उठा करें, ताकि आपके मोहरों के ऊपर दबाव कम से कम आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अचानक से कोई वज़न उठा लिया जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं था, उसकी वजह से आपके मोहरों के ऊपर दबाव आ गया। तीसरा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और सुनते नहीं, जैसे समझते नहीं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जी सीधे उठ जाते हैं। आप सीधा कभी भी नहीं उठा करें, साइड करवट लेकर के फिर उठा करें, क्योंकि अगर आप सीधे उठेंगे सोने के बाद, सो के जब आप सीधे उठेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा वेट अपनी टमी के साथ जो पूरा वेट था वो आपने अपने मोहरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है या मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो होता ये है कि अगर आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी सीट को आगे, अपनी सीट पे बैठने के बाद थोड़ा सा आगे होकर के और पीछे सपोर्ट लगा के बैठते हैं, उसकी वजह से पीछे जो है आपकी कमर के सीट के और कमर के दरमियान खला रह जाता है। अब खला रह जाने की वजह से चूंकि आपकी ब्रीथ का वेट ज़्यादा होता है, आपकी टमी का वेट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो उसका भी प्रेशर पीछे बैकवर्ड में जा रहा होता है और पट्टों पे खिंचाव डेवलप हो रहा होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि आप थोड़ी देर अगर ऐसे बैठे रहें और बैठने के बाद जब आप खड़े पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको एक अजीब सा खिंचाव और अजीब सा दर्द सा महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके बैठने की पोजीशन सही नहीं है। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके लांडी कोरंगी में JIQ में एक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट डेवलप है, जहाँ पर आपको अवेयरनेस दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको अगर कमर से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो आप JIQ में आकर के JIQ हॉस्पिटल में आके आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुदस्सरा और ऑन दी बिहाफ ऑफ JIQ हॉस्पिटल मैं आप सबको ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हमने इनिशियली अब यहाँ पर आँखों की मुआयने की सहूलत मैसर की है और यहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट के साथ हम आपको ये तमाम सहूलियात दे रहे हैं। अगर आप में से आपके घर में, फैमिली में, ख़ानदान में कोई भी ऐसा शख्स जो इस किस्म की आँखों के किसी भी मसले में मुब्तला है, जिसमें नज़र का कम आना या आँखों से पानी का आना, आँख का लाल होना या आँख से मुतल्लिक कोई भी मसला है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल आए। उनके लिए यहाँ पर अच्छी सहूलियात मैसर हैं तमाम इक्विपमेंट के साथ, और इंशाल्लाह बहुत मुनासिब कीमत में तमाम टेस्ट और तमाम मुआयना, मेडिसिन, ये सब सहूलियात आपके लिए मौजूद हैं। सो आप बिल्कुल अपने घर और फैमिली तमाम मेंबर्स को यहाँ ला सकते हैं और इंशाल्लाह अच्छे इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर साद और मैं यहाँ नाइट शिफ्ट का RM हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ वो है गैस्ट्राइटिस, मैदे की शिकायत। पहला चीज़, सर का दर्द, उल्टी मतली के साथ कंधे में दर्द होना, नाफ के करीब दर्द होना, कमर का दर्द, जी घबराना, दिल ख़राब होना, सीने में दर्द होना, BP हाई होना और मोशन आना। ये 10 बातें हैं जिससे कंफर्म होता है कि ये मैदे की वजह से हैं। तो सर में दर्द बहुत वजूहात से होता है, टेंशन से, या आपकी नींद पूरी ना हुई हो उस वजह से, या बहुत सोचते हो उस वजह से। लेकिन अगर हम प्रॉपर हिस्ट्री लें और अगर हम उससे मरीज से पूछें आपने खाया क्या था, तो पेशेंट हमें बोलते हैं हमने बिरयानी खाया था, कबाब खाया था, कीमा खाया था या कोई भी सामने शोरबा खाया था। उस वजह से क्या होता है, गैस बनता है और सर में तकलीफ होता है। दूसरा चीज़, उल्टी मतली आना। मैदे की सबसे पहली शिकायत के अंदर उल्टी मतली आना बहुत लाजमी है। आप कुछ भी खाओगे वो हजम नहीं होगा, उल्टी मतली ऑटोमेटिकली आपको आएगा। तीसरी चीज़, उल्टी मतली के साथ कंधों में दर्द होना।
अच्छा, पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कंधों में दर्द है, पट्टियों का दर्द है, तो पेशेंट समझते हैं कि पट्टियों का दर्द है, लेकिन याद रहे बात, पित्ते का दर्द इस कंधे की तरफ आता है। तो अगर किसी को पित्ते में पथरी हो या पित्ता सूज गया हो तो वो दर्द लाजमी कंधों में आएगा। तो याद रहे बात, उल्टी मतली के साथ या सिर्फ कंधे में ही दर्द आपको हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके पित्ते के अंदर कोई मसले मसाइल हैं, तो आपको उसके लिए लाजमी अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। नाक के करीब दर्द होना, हमारे यहाँ पे थोड़ा रिचुअल ये है कि पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नाक उतर गई या नाक के करीब दर्द होता है तो कहते हैं नाक उतर गई, लेकिन नाक के करीब दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि भाई आपको मैदे का ही दर्द है, क्योंकि मैदा आपके नाक के करीब ही होता है तो पेन वहाँ पे रेडिएट होता है लाजमी। छठी चीज़, जी घबराना। जब बहुत ज़्यादा मैदा गैस बनाता है तो वो ऊपर तक आता है, जब ऊपर तक आएगा, जब बहुत ज़्यादा गैस बनेगा तो जी घबराहट होगा, ठीक है, आपको घबराहट टाइप महसूस होगा, आपको एंजाइटी फील होगा, आपको लगेगा डॉक्टर साहब कुछ हो रहा है, घबराहट हो रहा है, ठीक है, तो मैदे की गैस की वजह से है। सातवां चीज़, दिल खराब होना, अजीब सी कैफियत आएगी, अजीब सी फीलिंग आएगी, अजीब सी सनसनाहट टाइप सुनपना महसूस होगा, अजीब सा सीने का भारीपन महसूस होगा, और पेशेंट समझते हैं कि मुझे हाइपरटेंशन का मर्ज है तो मुझे कार्डियक इश्यूज हो रहा है या मुझे कार्डियो का कोई मसला वसाइल हो रहा है, तो लोग ईसीजी करवाते हैं। बट याद रहे बात, मैदे का गैस आपके यहाँ तक भी आता है, जिसकी वजह से ये दिल की रफ्तार को और सांस की रफ्तार को ख़राब करता है, जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी और दिल खराब होने वाली शिकायतें होती हैं। सीने में दर्द होना मैंने इसी के अंदर आपको समझा दिया। नवा, बीपी हाई होना, जब गैस बहुत ज़्यादा बनेगा तो आपका ऑटोमेटिकली हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दिल बहुत तेज़ी से धड़केगा क्योंकि गैस ऊपर तक आ रहा है, तो क्या होगा, बीपी हाई होगा। 10वां चीज़, मोशन आना। देखें, ये तमाम चीज़ें बदहज़मी की निशानी है। एक और मिसाल मैं आपको इसको दे के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। लेट सपोज ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है, आप इसके अपने घर का सारा शोबा जो कपड़े डालते हैं ना, आप लोग डाल के देखिए कैसा लगेगा, आपको तकलीफ होगी ना। तो इसी तरह मैदे में वरहम बन जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोई भी और तफसील चाहिए हो तो मैं नाइट शिफ्ट में ऑल्टरनेटिव नाइट रात 8 से सुबह 8 तक होता हूँ, आप मेरी ओपीडी की टाइमिंग में आइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको और समझाऊंगा। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज JIQ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक JIQ हॉस्पिटल से है। मैं यहाँ पर एज ए वैक्सीनेटर काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक खुशखबरी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से खसरा और रुबेला जैसी मुल्हक बीमारी से बचाव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के दरमियान आप अपने बच्चों को खसरा और रुबेला जैसी मुल्हक बीमारी से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए JIQ हॉस्पिटल लेकर आएँ। खसरा एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब ये हो जाती है तो इससे हमारे बच्चों को नमूनिया हो जाता है, बच्चों की आईसाइट वीक हो सकती है, सुनने की समाअत कम हो सकती है, बच्चों की बॉडी पे रैश हो जाते हैं, सीवियर किस्म का नमूनिया हो जाता है। मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप इस कैंपेन के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इस मुफ्त फ्री वैक्सीनेशन से फ़ायदा उठाइए। आपके जितने भी 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं उनको JIQ हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे की टाइमिंग में लेकर आइए। बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिस्टर वकास कायम खानी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ वैक्सीनेशन, ADHO मिस्टर वकार, EPI फोकल पर्सन, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी हमारी JIQ हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का, जिन्होंने इस कैंपेन को यहाँ रनअप करने में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस दरमियान में अपने बच्चों को जल्द अज जल्द देकर आएँ ताकि इस कैंपेन से बहुत जल्द आप लोग फ़ायदा उठा सकें। 15 से 27 नवंबर तक की जस्ट ये कैंपेन है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook के पेज को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको मिल सकती है हमारे पेज से, आप लोग इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद सज्जाद हैदर। मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज से 1990 में MBBS किया, उसके बाद डिप्लोमा डायबिटीज़, डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, डिप्लोमा इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। मैं गुज़श्ता 32 साल से डायबिटीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसमें मेरा कुछ अर्सा जो है वो ज़ाती प्राइवेट प्रैक्टिस में गुजरा, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया में रीजनल डायरेक्टर गुजरा। आजकल मैं JIQ में मेडिकल डायरेक्टर हूँ और डायबिटिक क्लिनिक के साथ साथ फैमिली फिजिशियन क्लिनिक आफान में प्रैक्टिस करता हूँ। सवाल जो आया है वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक फुट क्या होता है, किस तरह से होता है और उसका इलाज क्या होना चाहिए। तो बुनियादी चीज़ ये है कि डायबिटिक फुट एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है और वो उसकी असल वजह पुअर हाइजीन और पुअर डायबिटिक कंट्रोल है। डायबिटिक कंट्रोल से मुराद है कि जिसकी शुगर मुस्तकिल
ज़्यादा रहती हो और वो पाँव को ख्याल ना रखते हो। डायबिटिक पेशेंट के लिए पाँव का ख्याल रखना ऐसा ही ज़रूरी है जैसा लोग अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं। रोज़ाना पाँव को सही तरह साफ़ किया जाए, धोया जाए, खुश्क किया जाए। अगर उस पर कोई छाला, कोई आंवला, कोई जख्म या कोई भी क्रैक भी आ रहा है तो उसको जो है ना तवज्जो देना चाहिए। जो लोग इसका ख्याल रखते हैं वो डायबिटिक फुट जैसी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज से बच जाते हैं, और जो लोग ख्याल नहीं रखते उनका अंजाम डायबिटिक फुट एम्पुटेशन यानी पाँव के कट जाने तक की नौबत तक पहुंच जाता है। आमतौर पे जब डायबिटिक फुट हो जाता है उसके बाद इसकी स्पेशलाइज्ड नर्स ड्रेसिंग करते हैं, जो कि JIQ के अंदर इसका स्पेशल डायबिटिक फुट केयर क्लिनिक मौजूद है। और इसके अलावा डायबिटिक कंट्रोल के लिए डायबिटिशियंस की 3 लोग में समीत डॉक्टर नरेश कुमार और डॉक्टर फुरकान मौजूद हैं, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। और जो डायबिटिक फुट का इन्फेक्शन होता है उसके लिए एंटीबायोटिक्स और जो पेन किलर्स या दूसरी अद्वियात हैं उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। डायबिटिक फुट में ट्रीटमेंट के दौरान सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये है कि जब तक वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए, ज़ख़म मुकम्मल तौर पे ना भर जाए और डॉक्टर ना ये कह दे कि अब आपका डायबिटिक फुट वुंड जो है वो मुकम्मल तौर पे रिकवर कर गया है, उससे पहले दवा को नहीं ख़त्म करना चाहिए। दवा के 3 चीज़ें हैं, इलाज के 3 हिस्से हैं, एक परहेज़, एक दवाई और तीसरा वर्जिश। परहेज़ के लिए ये है कि जो मीठी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, आम, केला, अंगूर, तरबूज, चीकू ना खाया जाए, आटा, चक्की वाले आटा इस्तेमाल किया जाए, रोटी तनासुब से खाई जाए, ज़्यादा ग़िज़ा की मिक़दार ना ली जाए और मुस्तकिल अपनी शुगर को चेक किया जाए। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर 110 से नीचे होनी चाहिए और रैंडम ब्लड शुगर 170 से नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा वर्जिश के लिए ज़रूरी है कि वर्जिश खाना खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद हो। वर्जिश ठंडे टाइम पे की जाए, वर्जिश करते हुए कंफर्टेबल शूज़ पहने जाएं और रेगुलर बेसिस के ऊपर 45 मिनट की वॉक वर्जिश की जाए। अगर ये तमाम चीज़ें की जाएंगी और परहेज़ भी करेंगे, वर्जिश भी करेंगे और दवाई भी लेंगे तो डायबिटिक फुट जैसी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी। लेकिन एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशन अगर पैदा हो जाती है उस दौरान वर्जिश करना ममनू है। जब तक आपका पाँव पूरी तरह से सेहतियाब ना हो जाए उस तक आपको वर्जिश नहीं करनी चाहिए। इस दौरान परहेज़ और अद्वियात पे आपको इन्हिसार करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरिया है। JIQ के बारे में मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी। मुझे किसी ने बताया था डॉक्टर रिहाना के बारे में, वो बहुत अच्छी हैं, जैसा उनके बारे में सुना था वैसा ही उन्हें पाया। वो बहुत अच्छा पेशेंटों को हैंडल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर साउद खान और मैं JIQ हॉस्पिटल में एज अ नाइट शिफ्ट का RMO हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे पास सवाल आया था, वो ये था कि चेस्ट इन्फेक्शन से इन सर्दियों में किस तरह बचा जाए। देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन बेसिकली छाती का इन्फेक्शन कहा जाता है, जो अमूमन सर्दियों में बहुत कॉमन है और हर दूसरे तीसरे मरीज़ों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी जो सबसे पहली अलामात होती है वो खांसी और नज़ले से शुरू होती है। नज़ला और खांसी जब होता है तो उसकी वजह से सबसे पहली चीज़ जो मुतासिर होती है वो हमारा गला होता है। चेस्ट इन्फेक्शन होना इतना आसान नहीं है, उससे पहले आपका गला ख़राब, जिस्म हाथ में दर्द और बुखार जैसी अलामात हो सकती हैं। जब आपको आपका गला ख़राब होता है और जब आपको कुछ खाने में निगलते हुए तकलीफ़ हो तो उस चीज़ को, जो आगे वाला गला ख़राब हो तो उसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। और जब पीछे वाला गला ख़राब हो जाता है, जहाँ पे गले में खराशें मौजूद होती हैं, उस चीज़ को कहा जाता है फेरेंजाइटिस। जब वो इन्फेक्शन सही से ट्रीट नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि वायरसेस, क्योंकि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर मुब्तला हो जाता है और जिसकी वजह से छाती का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, खांसी बलगम में तब्दील हो जाता है और नज़ला बहता रहता है। जो हम इससे बचने की जो तरीके हैं वो ये है कि आप घर के अंदर स्टीम और नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल करें। जो आप नेचुरल रेमेडीज़ कर सकते हैं वो आप करें। फिर भी अगर आप देखें कि आपका खांसी नज़ला 2 दिन के अंदर बेहतर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से रुजू करें। तो अगर आपको इस तरह की अलामातें हों तो आप हमारे हॉस्पिटल JIQ में, जहाँ 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। इसी तरह की और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ आई होगी। मेरा नाम फैज़ है और मैं JIQ हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेके आया हूँ और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं
और मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट डॉक्टर उमेरा से चल रहा है। उनकी जो फ्रेंड के भी माशाल्लाह से 3 जो चाइल्ड हो चुके हैं डॉक्टर उमेरा के पास के चेकअप कराते हुए। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कोरंगी के लिहाज से, बहुत काबिल डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। तो एक मरतबा ज़रूर आएँ, अपना चेकअप कराएँ, आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम नकवाना अरशद है। मैं JIQ हॉस्पिटल में एज अ वैक्सीनेटर काम कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पोलियो। पोलियो क्या है? पोलियो एक ऐसी मुल्हिक बीमारी है जो हमारे बच्चों को अगर हो जाए तो हमारे बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकते हैं, चलने फिरने से पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सारी ज़िंदगी नहीं चल सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं हमारे यहाँ, आज भी कॉन्सेप्ट यही है कि हमें बच्चों को पोलियो नहीं पिलाना चाहिए। मैं आप लोगों से ये पैगाम देने चाहती हूँ कि पोलियो क्यों नहीं देना चाहिए। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि आप कहते हैं कि पोलियो नहीं देना चाहिए, जबकि ये तो हमारे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। पोलियो में ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें आप लोग कहते हैं कि नस्लबंदी हो जाएगी या हमारी आने वाली नस्लें कमज़ोर होंगी या हमारे आने वाली जनरेशन में बॉयज़ पैदा नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का हमारा माइंड कॉन्सेप्ट यही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पोलियो एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो हमारी आने वाली नस्लों को माजूर कर सकती है। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को पोलियो लाजमी पिलाएं। पैदाइश से लेके 5 साल तक बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन लाजमी देनी चाहिए। अगर हम लोग अपने बच्चों को प्रॉपर पोलियो पिलाते रहेंगे तो आइंदा आने वाले 2 सालों में हम लोग पोलियो फ्री पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाएंगे। हमारा पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा इस चीज़ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद सज्जाद हैदर है और मैं फैमिली फिजिशियन प्लस डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और मैं JIQ मेडिकल सेंटर में एज अ मेडिकल डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। आज का जो सवाल मुझसे पूछा गया है वो है इनफर्टिलिटी के मतलब, और इनफर्टिलिटी बांझपन को कहते हैं। इनफर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों पार्टनर्स में हो सकती है। मेल इनफर्टिलिटी का सबब मर्द में बांझपन के असबाब मौजूद होना होता है और फीमेल इनफर्टिलिटी में असबाब जो होते हैं वो ख़वातीन में मौजूद होते हैं या औरत के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक आम ज़बान के अंदर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो मेल इनफर्टिलिटी है उसमें 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं, जिसे एक इरेक्टाइल डिसफंक्शंस कहते हैं और एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, और दूसरा इसमें किसी बीमारी की वजह से स्पर्म्स या जरासीमों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाना, जिसमें जरासीमों की तादाद का कम हो जाना, उनकी रफ्तार का कम हो जाना, उनकी शक्ल का एबनॉर्मल होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं सबब बन सकती हैं। अब ये बुनियादी तौर पे 2 तरह के हिस्सों में तकसीम होता है। एक हिस्से प्राइमरी इनफर्टिलिटी या जो बुनियादी बांझपन होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के असबाब होते हैं वो पैदाइशी तौर पे बंदा सही होता है, बाद में किसी बीमारी की वजह से या किसी चोट की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से या किसी और रेडिएशन की वजह से उसके अंदर बांझपन पैदा हो जाता है। जो पैदाइशी तौर पे सही हो और बाद में उसमें बांझपन डेवलप हो जाए, ऐसी इनफर्टिलिटी को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसी तरह से फीमेल में भी जो असबाब होते हैं 2 हिस्सों में होते हैं, पैदाइशी तौर पे बांझपन होना और बाद में उम्र के किसी हिस्से में जाके उसमें औरत में कोई मर्ज़ लाहक हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई सर्जरी हो जाए, हिस्टेक्टोमी हो जाए, इन चीज़ों की वजह से जो बांझपन पैदा हो जाए उसे सेकेंडरी बांझपन कहते हैं। पब्लिक अवेयरनेस मैसेज ये है कि अगर कोई मियाँ और बीवी शादी के 2 साल के बाद किसी ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अगर यूज़ नहीं कर रहे तरीके को और उनके यहाँ औलाद नहीं पैदा होती, तो उसके लिए उनको 2 साल के बाद किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। एक बात यहाँ मैं आपसे ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि बहैसियत मुसलमान मेरा ये यकीन है कि औलाद खुदा का, अल्लाह का सवाबदीदी इख्तियार है और ज़रूरी नहीं कि मियाँ या बीवी दोनों में से कोई एक या दोनों किसी बीमारी में मुब्तला हों या उनके अंदर कोई बीमारी हो तो ही वो बांझपन हो सकता है। बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी दोनों मेडिकली फ़िट होते हैं लेकिन उनके यहाँ औलाद या देर से होती है या नहीं होती। तो इस सूरत में हम ये नहीं कह पाएंगे कि बांझपन के लिए बीमारी होना ज़रूरी है। बांझपन बुनियादी तौर पे इनफर्टिलिटी है और वो बीमारी हो सकती है, लेकिन औलाद का होना ना होना ये अल्लाह का सवाबदीदी इख्तियार है।
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा कपल है जिसे 2 साल शादी के हो गए हैं और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो उसको चाहिए कि किसी मुस्तनद मुआलिज से अपना इलाज कराए। JIQ जो कि एक गायनी के हवाले से एक मजबूत मेडिकल सेंटर है और यहाँ 3 FCPS माहिर अमराज ज़च्चा बच्चा और बांझपन मौजूद हैं और एक MCPS डॉक्टर की सूरत में यहाँ माहिर अमराज ज़च्चा बच्चा और बांझपन मौजूद है। हमारा अपना एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक है जिनमें बहुत मुनासिब तरीक़ेकार से हम जो है पेशेंट का स्क्रीनिंग भी करते हैं और उन तमाम असबाब का इलाज करने में मुआवनत भी करते हैं। और जो चीज़ें जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी या इससे एडवांस कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सर दस्त हमारे पास मौजूद नहीं हैं, जो हो सकता है फ्यूचर में हम JIQ में अवेलेबल करा दें, तो उनके लिए भी हम लोगों को गाइड कर देते हैं और उन्हें मेडिकल मालूमात देकर और उनको अरेंजमेंट कराकर एक मुनासिब तरीके से उनके मसले का हल तलाश कर देते हैं। तो अगर आप में से किसी को इस तरह के कोई मसाइल लाहक हैं तो हमारे डॉक्टर साहिबान हम वक्त JIQ में मुख्तलिफ औकात के अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें आप आके उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मर्द के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बहैसियत फैमिली फिजिशियन उसको गाइड कर सकता हूँ। फीमेल के लिए गायनोकोलॉजिस्ट की ऑप्शन मौजूद है। आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए JIQ की YouTube की साइट को लाइक करें और Facebook के ऊपर जाके अपने कमेंट्स पोस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है, मैं JIQ में आई हूँ। यहाँ डॉक्टर रेहाना से मिली। मैंने अपने कज़न से बहुत तारीफ़ सुनी, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से अपने ट्रीटमेंट करा रही हूँ, मेरा दिल मुतमईन है, बहुत अच्छे डॉक्टर ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकमाना अरशद है। मैं JIQ में पिछले 2 साल से एज ए वैक्सीनेटर काम कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। मेरा आपसे ये कहने का मकसद है कि बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए है, जिसमें सबसे पहली वैक्सीनेशन हम बच्चों को लगाते हैं बाय बर्थ, BCG की वैक्सीनेशन जो बच्चों को TB से बचाती है। इसके साथ हम पोलियो की वैक्सीन देते हैं बच्चों को। पोलियो हमारे बच्चों को माजूर होने से बचाता है। इसके बाद हम लोग 6 वीक्स के ऊपर बच्चों को दोबारा बुलाते हैं। उसमें हम बच्चों को देते हैं पेंटा की वैक्सीन, निमोकोकल की वैक्सीनेशन जिसे नमूनिया की वैक्सीनेशन कहा जाता है, साथ में रोटा वायरस की वैक्सीनेशन दी जाती है जो डायरिया के लिए होती है। इसके साथ हम दोबारा पोलियो के 2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। 6 वीक्स के बाद हम 10 वीक्स पे दोबारा बच्चे को विजिट के लिए बुलाते हैं। सेम यही वैक्सीन 10 वीक्स पे दोबारा रिपीट की जाती है, जिसमें पेंटा, नमूनिया, रोटा और पोलियो की डोजेस दी जाती हैं। इसके बाद 14 वीक्स पे हम बच्चों को बुलाते हैं, जिसमें पेंटा थर्ड लगाई जाती है। पेंटा थर्ड के अंदर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी आपको कि इसमें हेपेटाइटिस B होता है और डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन है, इसमें पर्ट्यूसिस है, इसमें तशन्नुज की वैक्सीनेशन है इसमें। इसके बाद नमूनिया की वैक्सीनेशन इंक्लूड है और 14 वीक्स पे हम पोलियो इंजेक्टेबल की फर्स्ट डोज देते हैं। इसके बाद बच्चे को 9 मंथ पे बुलाया जाता है। 9 मंथ पे गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एडिशन हुआ है इस साल, MR की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। इससे पहले बच्चों को सिर्फ खसरा की वैक्सीन लगाई जाती थी। इस साल 2022 के जनवरी से बच्चों को MR लगाई जाती है, जिसका मतलब है खसरा और रूबेला की वैक्सीनेशन है। इसके साथ पोलियो की 2nd डोज दी जाएगी इंजेक्टेबल में। उसके बाद हम 15 मंथ्स पे बच्चों को दोबारा MR की 2nd डोज के लिए बुलाया जाएगा। ये हमारा गवर्नमेंट का शेड्यूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएंगे तमाम शेड्यूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमें ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। मैंने डॉक्टर हुमैरा की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी, तो इसलिए मैंने JIQ का विजिट किया और यहाँ पर डॉक्टर हुमैरा को जितनी तारीफ सुनी थी उससे ज़्यादा अच्छा था है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और डॉक्टर हुमैरा गायनी की बहुत ही बेस्ट डॉक्टर है। पेशेंट आमतौर पे अमूमन पानी का कम इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से डायरिया लग जाता है, जिसको ऑस्मोटिक डायरिया भी कहा जाता है, जिसके अंदर इंसान कुछ खाता पीता नहीं लेकिन फिर भी उसको डायरिया लगा हुआ है। तो जो पेशेंट जो डिहाइड्रेटेड होता है उसको ख़ासतौर पर डायरिया होता है। तो हमारा मकसद ये होता है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेवियरली डिहाइड्रेटेड होते हैं। हमारा मकसद इस वीडियो पैगाम से ये है कि आप ख़ास तौर पे इस मौसम में जो कि गर्मी ज़्यादा है, आप एटलीस्ट दिन में 4 से 5 लीटर आपने हाइड्रेशन यानी वाटर का इस्तेमाल करना है।
भले ORS का इस्तेमाल करें, ग्लूकोज डी का इस्तेमाल करें, लेकिन पानी पीना है, क्योंकि पानी अगर आप पियेंगे तो आपकी किडनीज वॉश होंगे, किडनीज वॉश होंगे तो आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे और डायरिया से बचेंगे। एक और डिहाइड्रेशन को मालूम करने का तरीका, जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है, जो हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपके पेशाब का कलर कौन सा आ रहा है। अगर आपका पेशाब येलो कलर का आ रहा है, इट मीन्स दैट यू आर डिहाइड्रेटेड, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आपका पेशाब लाइट पीला आ रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड, थोड़ा सा और पानी का इस्तेमाल करें। और अगर आपका पेशाब बिल्कुल सफ़ेद आ रहा है, सो यस यू आर ओवर हाइड्रेटेड, वेरी गुड। इसी तरह आपने इस्तेमाल करना है। पहला चीज़ तो मैंने डिहाइड्रेशन बता दिया, डायरिया बता दिया। दूसरा चीज़ है हीट स्ट्रोक। आपने शावर का इस्तेमाल करना है। पेशेंट हमारे पास इस गर्मी में भी जब हम उनको चेक करते हैं तो उनको 100 का फीवर हो रहा होता है और फीवर स्पाइक आ रहा होता है। और डायरिया और डिहाइड्रेशन से बचने का मकसद क्या है? पानी और नहाना है, ठीक है। साफ सफाई का खास ख्याल रखिएगा। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 021 350 45994।